सुप्रभात स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। कल हमने कन्यादान कविता के कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय और कन्यादान कविता का सारांश पढ़ा था। साथ ही कन्यादान कविता की व्याख्या का अध्ययन किया था। आज हम कन्यादान कविता के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर तथा अतिरिक्त कुछ लघु प्रश्न और उनके उत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। हमारे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों जैसे सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी भी कमज़ोर न हो जाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण करने पर उतारू हो जाएं या उस पर अत्याचार करने लगे। इसके अतिरिक्त वह अपने आने वाले जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके, संघर्ष कर सके, न कि उनसे पलायन करे। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों के संदर्भ में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है, प्रस्तुत पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। आप लोग भली भांति जानते हैं, आए दिन समाचारों में आता है कि आज किसी की पुत्र वधू ने आत्महत्या कर ली, फांसी पर लटक कर, किसी ने आग लगाकर। अब ईश्वर जाने क्या परिस्थिति रहती रही होगी, पर ऐसा सुनने में और देखने में समाज में आता है। इस संदर्भ में देख लेते हैं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमज़ोर स्थिति और ससुराल के परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर डालती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज यदि हम अपने पुत्र वधू के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमारी बेटी भी किसी की पुत्र वधू है, तो बदले में वैसा तो देखने और सुनने को अवश्य मिलेगा। और आई थिंक जिन बच्चों ने हमारे विद्यालय से क्लास 8th पढ़ी होगी, उसमें एक पाठ भी था, बहू की विदा। उसमें यही कुछ दर्शाया गया है, लिखा गया है, मात्र सीख देने के लिए ऐसे लड़के के माता पिता को जो इस तरह का व्यवहार अपने पुत्र वधुओं के साथ करते हैं। चलिए, इसी संदर्भ में इन पंक्तियों को लेते हुए दूसरा प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। छात्रों, माँ ने चूँकि विवाहोपरांत अपने जीवन में उन सब परेशानियों को झेला था, उन सब संघर्षों को, अत्याचारों को, शोषण को सहा था, इसलिए वह अपनी पुत्री को पहले से ही विदा करते समय सचेत कर देना चाहती है। माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का लेश मात्र भी पता नहीं था। वह लोगों की शोषण की प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अतिरिक्त वह शादी विवाह को सुख और मोहक कल्पना का साधन समझती थी, क्योंकि उस समय बालिका को केवल इतना ही ज्ञान होता है, मैं ऐसा मानती हूँ और प्रस्तुत कविता के आधार पर भी कह सकती हूँ कि उसको केवल यही पता होता है कि विवाह होगा, नया परिवार मिलेगा, नए नए वस्त्र मिल रहे हैं, नए नए आभूषण मिलेंगे और सब लोग उसी की तरह भोले भाले, सरल, बहुत अच्छे होंगे। वह ससुराल के इस दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान होती है, इसीलिए माँ उसे सचेत और सावधान करती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि हमारे सामने उभर कर आ रही है, उसे हम शब्दबद्ध कर देते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की निम्नलिखित
छवि कुछ इस प्रकार उभर कर सामने आती है। लड़की अभी सयानी नहीं है। लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है। उजले पक्ष से यहाँ तात्पर्य है सुखों से, परंतु दूसरा पक्ष जो छल कपट, अत्याचार, शोषण आदि से परिपूर्ण है, उससे वह अनभिज्ञ है, उसकी उसे जानकारी नहीं है। लड़की विवाह की सुखद कल्पनाओं में खोई हुई है। उसे यही पता है कि मेरे माता पिता की तरह दूसरे मुझे माता पिता मिलने वाले हैं, नए नए वस्त्र मिल रहे हैं, आभूषण मिलेंगे, सब लोग मेरे अपनी तरह भोले सरल और मेरे अपने होंगे। उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं। उसे ससुराल की प्रतिकूल अर्थात विपरीत परिस्थितियों का जरा भी आभास नहीं है। चौथा प्रश्न आता है छात्रों, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? देखिए, माँ और बेटी का एक ऐसा रिश्ता होता है, ये इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि कोई भी माँ अपने जीवन के, वर्तमान के, अतीत के सारे सुख दुख अपनी बेटी के साथ साझा करती है और दुनिया में माता की सबसे अभिन्न घनिष्ठ मित्र उसकी पुत्री होती है। इसीलिए आज अपनी बेटी को विवाह के बाद विदा करते समय माँ को अपनी वह अभिन्न मित्र, घनिष्ठ मित्र, अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि आज के बाद उसे कन्यादान में भेजने और विदा करने के बाद माता एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथिन थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अतिरिक्त बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय वस्तु अर्थात उसकी पूंजी की तरह थी, जिसे वह बड़े प्रेम पूर्वक पाल पोस कर बड़ा करती है। आज वह उससे दूर जा रही है, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही थी। इसके बाद वह नितांत अकेली रह जाएगी। वास्तव में यह पीड़ा बड़ी स्वाभाविक होती है छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? वैसे तो यदि पुरानी परंपराओं को देखें तो फेरों के समय एक परंपरा होती थी कि घर में जितनी भी बुज़ुर्ग महिलाएं होती थी, दादी नानी, वो सब शिक्षा छपवाती थी और उनको पढ़ा भी जाता था। उसमें तो यही लिखा होता था कि बेटी तुम जो है ससुराल में जाके सबको अपने माता पिता मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, अवज्ञा मत करना, यानी अर्थात जिस तरह से वो तुम्हारे साथ व्यवहार करें, शोषण करें, जो मर्जी करें। और एक अंतिम सीख होती थी कि बेटी डोली में जा रही हो, अर्थी में उठना, यानी कभी किसी बात के लिए मुँह मत खोल लेना। खैर, यहाँ भी देख लेते हैं। माँ ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। वह ससुराल के दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर कभी आत्ममुग्ध ना हो जाए, यानी इतनी उसकी प्रशंसा में वह इतनी ना खो जाए कि अपना सर्वस्व ही समर्पण करे और अपनी सारी बातें उन पर उजागर कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले जीवन में वो उसकी उन कमज़ोरियों का दुरुपयोग करे। आग का उपयोग केवल रोटियां सेकने के लिए करे, उसका दुरुपयोग अपने स्वयं को जलाने के लिए कभी ना करे। वस्त्र और आभूषण, इनके मोह में फंसकर इनके बंधन में कभी न बंध जाना। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं के बंधनों में उलझकर अपना सर्वस्व नष्ट कर दो। नारी सुलभ गुण बनाए अवश्य रखना, पर कमज़ोर मत पड़ना और परिजनों पर कभी उन्हें उजागर मत करना। आगे आता है क्वेश्चन रचना और अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत केवल एक ही प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं भी ऐसा नहीं मानती हूँ कि कन्या कोई वस्तु होती है और उसे दान किया जाना चाहिए, परंतु आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि हमारे भारतीय समाज में जब फेरों का समय होता है तो हाथ पीले करने की एक रस्म होती है। उस रस्म के दौरान हाथ पीले कर लड़की के हाथों को लड़के के हाथों में दिया जाता है। हालांकि ऐसा भी इसको कहा जा सकता है कि अपनी लड़की का हाथ अपने लड़के के हाथ में या उसके
दूसरे परिवार में सौंप दिया, उनको सौंप दिया। परंतु ये परंपरा ऐसी ही है, इसके लिए यही शब्द प्रयुक्त किया जाता है, कन्यादान। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। खैर, मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान किसी वस्तु का किया जाता है और कन्या कोई वस्तु नहीं होती है। वह एक सजीव, जीता जागता प्राणी होती है। उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपना अस्तित्व होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, उसकी पसंद होती है, उसकी रुचि होती है, इच्छा अनिच्छा सब कुछ होता है। फिर हम ऐसे कैसे एक वस्तु की भांति उसका दान कर सकते हैं? वह कोई निर्जीव वस्तु थोड़ी ही है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रह जाता है, परंतु कन्या का संबंध अपने माता पिता के घर में आजीवन बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी हो भी नहीं सकती, इसीलिए कन्या के लिए दान देने जैसी बात करना पूर्णतः अनुचित है। कुछ और इस कविता पर आधारित अन्य प्रश्न हैं, लघुत्तरात्मक हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में 2-2 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं और शब्द सीमा आपकी 30 से 40 होती है। तो उसी के अंतर्गत कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वैवाहिक संस्कार में कन्यादान खुशी का अवसर माना जाता है, पर यहाँ माँ दुखी क्यों थी? अरे भाई, जिसकी बेटी उससे दूर जा रही है, ऐसी माँ, हालांकि ये समाज की परंपरा है और विधि का विधान है कि हर लड़की का विवाह किया जाता है, पर आदिकाल से परंपरा चली आ रही है कि समाज हमारा पुरुष प्रधान है, इसलिए लड़की को पुरुष के घर, पति के घर जाना होता है, न कि पति को लड़की के घर आना हो। इसीलिए जिसका बच्चा उससे दूर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, उसका मन तो दुखी रहेगा ही रहेगा, जब तक उस परिवार के विषय में पूरी जानकारी ना मिल जाए। क्योंकि देखने भर से थोड़ी थोड़ी देर के लिए विवाह से पहले जो रस्में होती हैं, मिलते हैं, सब बहुत अच्छे लगते हैं, असलियत बाद में पता चलती है। खैर, वैवाहिक संस्कार की रस्मों में कन्यादान पवित्र और महत्वपूर्ण रस्म है। यह खुशी का अवसर होता है, परंतु कन्यादान कविता में माँ इसलिए दुखी थी क्योंकि विवाह के उपरांत वह बिल्कुल अकेली रह जाने वाली थी। उसकी बेटी उससे दूर जा रही थी। वह अपने सुख दुख की बातें अब किससे करेगी? इसके अतिरिक्त वह बेटी को पूंजी समझती थी, जो आज उससे दूर हो रही है। यहाँ मैं आपको रोककर एक और बात बता देती हूँ, आज ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि इधर बेटी की डोली ससुराल तक पहुँचती भी नहीं है और उधर हम माताएं जो हैं वो फ़ोन करके पूछ लेते हैं, हाँ जी बहन जी, डोली पहुँच गई, लड़की ठीक पहुँच गई, आपकी बहू रानी पहुँच गई। या कभी भी फ्री होकर लड़की भी अपने माता पिता से और माता पिता भी अपनी बेटी से बात कर सकते हैं। तो आज ऐसी परिस्थितियां नहीं है। ये पुराने समय की बात है कि वर्षों वर्षों तक बातचीत नहीं होती थी और मायके में भी जाना नहीं होता था। उस समय वास्तव में ऐसा ही था। दूसरा प्रश्न है, लड़की की माँ की चिंता के क्या कारण थे? लड़की की माँ की चिंता के निम्नलिखित कारण थे। लड़की अभी समझदार नहीं थी, सयानी नहीं थी। लड़की को ससुराल के सुखों की ही समझ थी, दुखों की या विपरीत परिस्थितियों का उसे आभास नहीं था। लड़की दुनिया के छल कपट और शोषण अत्याचार की मनोवृत्ति से भी अनभिज्ञ थी। लड़की को ससुराल और जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों का जरा भी आभास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों के आधार पर कन्या की मनोदशा को स्पष्ट कीजिए। कन्यादान कविता में विवाह योग्य कन्या को विवाह और ससुराल के सुखों का ही आभास था। उनके विषय में वह जानती थी, परंतु वह ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि ससुराल के सभी लोग उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे, उसे वस्त्र आभूषणों से लाद देंगे, जिससे उसका रूप और भी निखर उठेगा। इससे ससुराल के सभी लोग उससे प्यार तो करेंगे, परंतु इसके अतिरिक्त विवाह को वह एक ऐसा कार्यक्रम मानती है जो हंसी खुशी के गीत
गायन से पूरा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं मानती क्योंकि वो उतनी समझदार नहीं है। कन्यादान कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की को दुख बाँचना नहीं आता था? कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना यानी बाँटना, समझना, क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं हुई है, उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है, उसे जीवन के एक ही पक्ष का ज्ञान है, वह दुखों से अनभिज्ञ है। क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना नहीं हुआ था, अब तक वह सुखमय परिस्थितियों में ही जीती आई थी। हर लड़की अपने माता पिता के घर में केवल और केवल सुख को ही जान और समझ पाती है, क्योंकि माता पिता की लाडली होती है। ये दुख जैसी बातें तो ससुराल में ही जाकर पता चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कहकर कवि ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है? माँ द्वारा अपनी बेटी को सीख देते हुए यह कहना कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, के माध्यम से कन्या को यह सीख दी गई है कि समाज कठोर है। साथ ही समाज पर ये बड़ा करारा व्यंग भी किया गया है कि समाज में कुछ लोग बहुओं को इतना प्रताड़ित करते हैं, उन पर इतना अत्याचार करते हैं, उनका इतना शोषण करते हैं कि उस प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए तंग आकर लड़की या तो स्वयं को आग के हवाले कर देती है या ससुराल के लोग भी उसे कई बार जबरन जलाकर मार देते हैं। हालांकि भुगतान उनको करना पड़ता है, परंतु समाज में ऐसे भी लड़की के माता पिता हैं कि जो बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो ऐसे में उस लड़की को तो न्याय मिल ही नहीं पाता है। कन्यादान कविता में नारी सुलभ किन कमजोरियों की ओर संकेत किया गया है? कन्यादान कविता में कवि ने नारी सुलभ जिन कमजोरियों की ओर संकेत किया है वे निम्नलिखित हैं। नारी दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनकर अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है, फिर जो चाहे काम करवा लो। आपका भी अपना अनुभव होगा कि माताजी को आप ज़रा सा प्यार से कह दे, माँ बहुत अच्छी हो, बस ये वाला काम करा दो, बस एक बाइक दिला दो, फिर बिल्कुल आपका कहना मानेंगे, नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, आप तो बहुत ही अच्छी हो, हर बात सुन लेती हो, माताजी दिलवा देती है, पिताजी को मना लेती हैं आपके। उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विशेष लगाव होता है, जो अंततः उसके लिए बंधन सिद्ध होते हैं। आग का दुरुपयोग करके आत्महत्या करने जैसा कदम कई बार लड़की अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए उठा लेती है, जो गलत है। वह कमज़ोर दिखती है, जिसकी कमज़ोरी का अनुचित लाभ समाज के लोग या परिजन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्यादान कविता में माँ द्वारा जो सीख दी गई है वे वर्तमान परिस्थितियों में कितनी प्रासंगिक हैं, स्पष्ट कीजिए। कन्यादान कविता में माँ द्वारा अपनी बेटी को जो सीख दी गई है वह उसके अपने अनुभव की उपज है। माँ को दुनियादारी और ससुराल वालों द्वारा किए गए व्यवहार का अनुभव है, इसीलिए उन सब बातों को ध्यान में रखकर वह अपनी बेटी को भावी जीवन के लिए शिक्षा देती है। आज जब समाज में छल कपट, शोषण, दहेज प्रथा आदि बुराइयां बढ़ी हैं, तब ससुराल में अधिक सजग रहने की आवश्यकता बढ़ गई है। तब माँ द्वारा बेटी को इस प्रकार की दी गई सीख आज के समय में आवश्यक हो जाती है, और यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि ये प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कन्यादान कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, या हम इसको केंद्रीय भाव भी कह सकते हैं या सार भी कह सकते हैं। कन्यादान कविता में माँ द्वारा बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर रहने की सीख दी गई है। कवि का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के आचरण संबंधी जो भी
प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श होकर भी बंधन होते हैं। कोमलता और कमज़ोरी का उपहास लड़की जैसा दिखाई न देने में आदर्श का प्रतिकार है। माँ की बेटी से निकटता के कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है और प्रस्तुत कविता में माँ की कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति भी हुई है। तो छात्रों, आज के अंक में हम यहीं तक करेंगे, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।